ओके तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का 16 नंबर क्वेश्चन। 1 से 15 नंबर तक अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देख लीजिए। अभी हम लोग 16 नंबर देखेंगे कि 16 नंबर में भी मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स का करोगे वेतन की गणना करेंगे, कैसे उसका प्रोसेस रहता है, वर्किंग नोट कितना सारा बनता है और उसके करोगे आय को कैसे निकालते हैं, करमुक्त राशि को कैसे शो करते हैं, हेडलाइन को आपको पता चल के हेडलाइन कैसे डालना रहता है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। तो मिस्टर एक्स ने 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का वेतन से आय का अपना निम्न विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब जो मिस्टर एक्स है वो वेतन से कहां कहां से पैसे कमाया, सारा विवरण प्रस्तुत किया। क्या क्या दिया वो सामने, वेतन 12,000 रुपए मासिक बोल रहे हैं और 6 माह के वेतन के बराबर बोनस है। एक महीने का वेतन कितना, 12,000, तो 6 महीने का 12 6 का 72,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ठीक है, एक महीने का वेतन 12,000 है तो वेतन 12 महीने का 40,000 हो जाएगा पूरा साल भर का। लेकिन बोनस के बारे में क्या बोल रहा है कि 6 महीने के वेतन के बराबर। अब एक महीने का वेतन 12,000 है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 12,000 गुना 6, 12 6 का 72,000 रुपए का बोनस हो जाएगा उसका। सिर्फ 300 रुपए मासिक यात्रा भत्ता दौरे के लिए। यात्रा भत्ता देखो 3 कंडीशन होता है, सिर्फ यात्रा भत्ता दिया है तो पूरा करोगे होगा। और अगर यात्रा भत्ता वास्तविक, देखो यात्रा भत्ता जो है कि ना अपना आंशिक करमुक्त होता है, लेकिन कितना करमुक्त होगा, यात्रा भत्ते की जितना पैसा खर्चा करेगा उतना करमुक्त होगा। क्योंकि यात्रा भत्ता जो हमारा है वो धारा 10 14 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है कि वो उसको भत्ता जितना मिलेगा उसमें से जितना पैसा वो खर्चा करेगा उतना करमुक्त हो जाएगा और जितना पैसा बचा लेगा वो सारा रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, करोगे हो जाएगा। तो यहाँ पे यात्रा भत्ता बस दिया है, दौरे के लिए बोल दिया, दौरे के लिए भी पूरा संपूर्ण रूप से करमुक्त होता है। और सिर्फ यात्रा भत्ता देता और उसके बारे में कुछ नहीं बोलता तो वो पूरा करोगे हो जाता। और दूसरा केस क्या है, अगर यात्रा भत्ता दिया है 12,000 15,000 जितना राशि दिया है लेकिन उसके संबंध में खर्चा भी दिया है, यात्रा भत्ता 12,000, वास्तविक खर्चा 9,000 या 3,000, तो जो वास्तविक खर्चा दिया रहेगा वो करमुक्त हो जाएगा। तो प्राप्त राशि जितना हुआ है, जितना भत्ता मिला उसको, उसमें से खर्चे को माइनस कर देंगे क्योंकि खर्चा करमुक्त हो जाएगा। जितना पैसा खर्चा करेगा उतना करमुक्त होगा, तो उस खर्चे को माइनस कर देंगे प्राप्त भत्ते में से, जो निकल के आएगा वही भत्ते की करोगे राशि होगा, यात्रा भत्ते की। ठीक है, 3 केस होता है यात्रा भत्ते में। यात्रा भत्ते में 3 केस होता है। सबसे पहला नॉर्मली यात्रा भत्ता, वो डायरेक्ट आएगा। यात्रा भत्ता वास्तविक खर्चा दिया है ऐसा बोला है तो दोनों को माइनस करके लिखना है। और अगर यात्रा भत्ता दौरे के लिए होता है तो संपूर्ण रूप से करमुक्त होगा, जो यहाँ पे बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया यात्रा भत्ता दौरे के लिए धारा 10 14 1 के अनुसार करमुक्त है ये दौरे के लिए। ठीक है, अब आगे भी देखेंगे। अभी 500 रुपए मासिक मनोरंजन भत्ता। जब भी मनोरंजन भत्ता हमारे क्वेश्चन में आता है तो हमें देखना है कि वो सरकारी कर्मचारी है कि गैर सरकारी कर्मचारी, वो कंपनी में काम कर रहा है कि सरकार के अधीन काम कर रहा है। अगर कंपनी में काम कर रहा है तो वो गैर सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, वो प्राइवेट कर्मचारी है। तो इस दशा में क्या होगा, जितना भी मनोरंजन भत्ते की मिलेगा उसको राशि वो पूरा करोगे होगा, बिल्कुल भी उसको छूट नहीं मिलेगा। लेकिन वही सरकारी कर्मचारी हो जाता तो उसको अधिकतम 5,000 रुपए का उसको छूट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। गैर सरकारी है, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा संपूर्ण रूप से करोगे होगा। हमें वेतन शीर्षक में करोगे राशि में उसको शामिल करके दिखाना है। उसके बाद 4 माह के वेतन के बराबर कमीशन, उसको कमीशन भी मिला है लेकिन प्रतिशत वाला कमीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल बोल रहा है कि एक महीने का मतलब 4 महीने के वेतन के बराबर कमीशन। अब एक महीने का वेतन 12,000 है तो 4 महीने का 12 चौ 48,000 रुपए का कमीशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला है कि उसको 4 महीने का कमीशन दिया गया 2% की दर से या निश्चित प्रतिशत की दर से। मतलब प्रतिशत नाम का कोई चीज नहीं है, मतलब ये सिंपल नॉर्मल कमीशन है। ये कहाँ जाएगा, जब किराए से मुक्त मकान की गणना करेंगे तब जाएगा, ये मकान किराए भत्ते की गणना में नहीं आएगा। फंड या फंड पर ब्याज की जब हम गणना करेंगे तब ये नहीं आएगा।
वर्किंग नोट के बारे में बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन मेन सॉल्यूशन में दिखाना है इस चीज को। अब क्या बोल रहा है, उसे शहर जहां की जनसंख्या 15 लाख है में करमुक्त एक सुसज्जित क्वार्टर भी दिया हुआ है, जिसका मासिक किराया 3,000 रुपए है तथा 10,000 रुपए का मूल्य का फर्नीचर भी दिया हुआ है। उसे एक फ्री का क्वार्टर मिला रहने के लिए, ऐसे स्थान में मिला, ऐसे शहर में मिला जहां की जनसंख्या 15 लाख है। अब जहां की जनसंख्या 15 लाख है और उसका उचित किराया, जो भी किराया है कितना है, वो 3,000 रुपए, जिसका किराया मासिक मूल्य जो है कि 3,000 रुपए है तथा 10,000 रुपए का फर्नीचर। अब फर्नीचर है मतलब सुसज्जित बॉल भी दिया है, फर्नीचर भी दिया है, तो फर्नीचर को हमें प्लस करना पड़ेगा, ये ठीक है, फर्नीचर का छोड़ो। लेकिन जो उचित किराया दिया है उसको हमें ध्यान में नहीं रखना है, उसको इग्नोर करना है, छोड़ देना है, वो हमारा कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पे घर किसका है, मालिक का खुद का है कि मालिक किराए पर लाकर दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। इसको समझने का तरीका क्या है, हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे अगर किराया चुकाता मालिक तो हम समझते कि उसका घर नहीं है, पर यहाँ पे तो वो भी नहीं बोला है कि किराया कौन चुकाया है। अब ये भी नहीं बोला है कि घर किसका, साफ सब कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन इतना बोल दिया कि जनसंख्या 15 लाख है, और जनसंख्या हम तभी देखते हैं जब उसका खुद का घर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका खुद का घर है, मालिक का, अपने घर को कर्मचारी को दे दिया रहने के लिए फ्री में। अब उसका मूल्यांकन हम करेंगे, 15 लाख है तो 10% लगेगा वेतन का। ऐसा क्यों, क्योंकि 25 लाख से अधिक होती है तो 15% लगता है, 10 लाख से अधिक 25 लाख से कम रहता है जनसंख्या तो हमारा 10% से कटता है वेतन का, और अगर 10 लाख से कम रहता है तो 7.5% से कटता है वेतन का, किराए से मुक्त मकान को निकालने के लिए। उसके साथ फर्नीचर को प्लस कर देंगे तो सुसज्जित बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे जब वर्किंग नोट बनाएंगे सॉल्यूशन। उसे कंपनी से कार्यालय में मुफ्त खाना भी मिलता है, जिसका मूल्य 60 रुपए प्रति भोजन 300 दिनों का है। उसे कंपनी की से फ्री का भोजन मिलता है करने के लिए, ठीक है, फ्री भोजन मिलता है, फ्री का खाना मिलता है, और उसका हर एक प्लेट का कितना है, 60 रुपए खर्चा आता है। तो भोजन की सुविधा का जो मूल्य होता है वो कैसे करेंगे हम लोग, 50 रुपए प्रति प्लेट छूट रहता है उसमें, तो 60 रुपए प्रति प्लेट मिला है इसको, 50 रुपए प्रति प्लेट छूट हो जाएगा, बचेगा 10 रुपए। 10 रुपए करोगे होगा, और वो भी 300 दिन के लिए, तो 10 गुना 300 हो जाएगा 3,000 रुपए। आगे, वह निम्नलिखित कटौती की मांग करता है। वो कोई भी कटौती की मांग करे कुछ ना करे, अगर उसका पर्सनल खर्चों का कोई दायित्व, मतलब उसका कोई पर्सनल खर्चा या पर्सनल दायित्व का भुगतान मालिक द्वारा किया जाता है तो वो करोगे होगा, लेकिन वो कुछ भी मांग करेगा तो उसका कुछ भी बात हम सुन लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे जो वो डिमांड कर रहे हैं उसके डिमांड को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जाएगा, वो तो कुछ भी बोल देगा अपने फायदे के लिए, अब मालिक उसको थोड़े ना मानते रहेगा सब चीज को। वह क्या डिमांड किया है, अपने निवास के लिए किए गए बिजली व पानी बिल का व्यय 1600 रुपए प्रति वर्ष है। वो बोल रहा है कि 1600 रुपए प्रति वर्ष मैं बिजली पानी के पीछे खर्चा करता हूं। अगर यही बिजली पानी का खर्चा मालिक वहन करता तो करोगे होता, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, खुद का खर्चा खुद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना निजी खर्चा, पर्सनल चीज का खर्चा अगर नियोक्ता उठाता है तो संपूर्ण रूप से कर्तव्य होता है, ठीक है। मनोरंजन तथा यात्रा भत्ता पूर्ण, वो कुछ भी डिमांड करेगा तो हम उसको नहीं मान सकते। अगर मालिक प्रतिपूर्ति पूर्ति करता है तो वो करोगे होगा, वरना नहीं होगा। तो उसकी डिमांड को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, छोड़ो इसको। अब सा नंबर में आगे, उसका मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान 2,000 रुपए प्रति माह है। वो खुद 2,000 रुपए प्रति माह अपने प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। इतना ही राशि का अंशदान उसका नियोक्ता भी करता है। उसका भी नियोक्ता कितना करता है, 2,000 रुपए मासिक। देखेंगे 2,000 गुना 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24,000। अब 24,000 अंशदान कर रहा है तो उसका वेतन का 12% काट के देखेंगे कि ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है। अगर ज्यादा कर रहा है तो कितना ज्यादा कर रहा है, 12% को छोड़ के एक्स्ट्रा कितना ज्यादा कर रहा है उतना करोगे होगा वेतन शीर्षक में, और अगर उससे कम कर रहा है 12% से तो वो कर मुक्त हो जाएगा। अब आगे, प्रोविडेंट फंड खाते में 9.5% की दर से ब्याज 12,000 रुपए का जमा हुआ।
9.5% यानी कि 9.5% से हमारा ब्याज जो फंड में जमा होता है वो कर मुक्त होता है 9.5% की दर से, और 9.5% की दर से यहाँ पे 12,000 रुपए का मिल रहा है, तो ये संपूर्ण रूप से कर मुक्त हो जाएगा। उसकी वेतन से आय की गणना कीजिए। अब उसकी वेतन से आय की गणना कीजिए, तो यहाँ पे मानक कटौती काटना है कि नहीं काटना है धारा 16 के अनुसार। तो मानक कटौती कब काटना है कब नहीं काटना है? मानक कटौती जब वेतन से आय की गणना करने बोला जाएगा, वेतन से करोग्य आय की गणना करने बोला जाएगा, या करोग्य आय की गणना करने बोला जाएगा इस वेतन शीर्षक के अंतर्गत, तब सभी केस में मानक कटौती काटना पड़ेगा। लेकिन अगर सकल वेतन बोल दिया तो सकल वेतन की जब गणना करेंगे तब मानक कटौती नहीं काटेंगे, ठीक है, वो सकल रहता है। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन समझा दिए, अब हम बनाएंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो पहले हेडलाइन भी डाल लेते हैं। अभी कौन है, नाम क्या है इसका? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का वेतन से आय की गणना दिख रहा है यहां तक, ठीक है। मिस्टर एक्स का वेतन से आय की गणना, फिर कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, ठीक है। न्यू बुक जब आएगा 23-24 का तब उसका बताएंगे। अगर कोई चेंजेस होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो सेम टू सेम रहेगा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। 22-23 के स्थान पे 23-24 हम कर देंगे, और अगर चेंजेस हो जाता है तो फिर से पढ़ाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। अब उसको वेतन क्या क्या मिला है, कितना सारा वेतन में चीज जुड़ेगा, क्या करोगे होगा, सब वर्किंग नोट सहित हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले उसको वेतन मिला 12,000 रुपए मासिक, वेतन मिला है 12,000 रुपए मासिक इंटू 12 महीने का 1,44,000 रुपए का, यह उसका वेतन हो गया। अब दूसरा उसको मिला है 6 माह के वेतन का बोनस, 6 महीना के वेतन के बराबर बोनस। अब 1 महीने का वेतन 12,000, 6 महीने का वेतन बराबर 12,000 गुना 6 72,000। तो यहां पे हम लिखेंगे बोनस, बोनस मिला 1 महीने का वेतन 12,000, तो इसके 6 महीने के वेतन के बराबर बोनस मिला, 12 का 72,000 रुपए का उसको बोनस मिल रहा है। यहाँ पे 300 रुपए मासिक यात्रा भत्ता दौरे के लिए, यात्रा भत्ता धारा 10-14-1 के अंतर्गत कर मुक्त होता है जब वो दौरे के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे यात्रा भत्ता दौरे के लिए, दौरे के लिए क्या हो जाएगा, ये धारा 10-14-1 के अनुसार कर मुक्त है, ठीक है। धारा 10-14-1 के अनुसार कर मुक्त है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नील हो गया। ये आगे 500 रुपए मासिक मनोरंजन भत्ता, अगर ये सरकारी कर्मचारी होता तो इसको अधिकतम 5,000 रुपए का कटौती मिल सकता था, और मनोरंजन भत्ते की करोग्य राशि की हम गणना करते, पूरा वर्किंग नोट हम निकालते यहाँ पे। लेकिन ये गैर सरकारी कर्मचारी है, कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सरकारी है कि गैर सरकारी है, कैसे समझना है। अगर सरकारी शब्द बोल दिए कि सरकारी कर्मचारी है या सरकार का अधीन काम कर रहा है, सरकार के वन विभाग में काम कर रहा है, ऐसा कुछ बोला तो सरकारी है, और सरकारी शब्द नहीं है तो गैर सरकारी, चाहे कंपनी में काम करे, किसी दुकान में काम करे, कहीं भी काम करे, ठीक है, गैर सरकारी। अब इसके बाद उसको क्या मिला है, मनोरंजन भत्ता मिला है, ठीक है। मनोरंजन भत्ता संपूर्ण रूप से करोगे होगा 500 रुपए 1 महीने का मिला है, तो 12 महीने का 12 पंजे 60, 6,000 रुपए यहाँ पे मनोरंजन भत्ता हो गया, पूरा पूरा करोगे हो गया। अगर वो सरकारी कर्मचारी होता तो अधिकतम 5,000 रुपए का कटौती मिल जाता, तो 6,000 में से 5,000 माइनस कर देते, 1,000 रुपए बच जाता, वो करोगे होता। लेकिन यहाँ पे गैर सरकारी, इसको कोई छूट नहीं, पूरा 6,000 का 6,000 में इसको कर देना पड़ेगा, ठीक है। पूरा 6,000 रुपए उसका करोगे होगा, करोगे आय में उसको शामिल किया जाएगा, बाद में उस पर आयकर वो भरते रहेगा। अब आगे देखेंगे 4 माह के वेतन के बराबर कमीशन, उसको कमीशन भी मिल रहा है, पर सिंपल कमीशन, नॉर्मल कमीशन है, कोई परसेंट वाला कमीशन नहीं है।
कितना महीने के? 4 महीने के वेतन के बराबर है क्या? हाँ, 4 महीने के वेतन के बराबर कमीशन मिल रहा है। कमीशन 4 महीने का वेतन, 1 महीने का वेतन यहाँ पे 12,000 है, तो 4 महीने का वेतन कितना हो जाएगा? 12 चौक 48,000 रुपए का उसको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है सिर्फ। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे शहर जहां की जनसंख्या 15 लाख है, उसे सुसज्जित क्वार्टर भी दिया हुआ है जिसका मूल्य 3,000 मासिक है। 3,000 जो उचित किराया है उसमें हम ध्यान नहीं देंगे। फर्नीचर भी 10,000 का मिला हुआ है। ठीक है, हम किराए से मुक्त मकान का निकालते हैं। यहाँ पे साइड में वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट। तो किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन, किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन। यहां पे सबसे पहला कंडीशन क्या है? वेतन का 10%। ठीक है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या अगर 25 लाख से ज्यादा हो जाती है तो वेतन का 15% तक काटा जाता है, और वही हो जाता है असुसज्जित मकान का मूल्य। उसको सुसज्जित बनाने के लिए फर्नीचर का 10% जोड़ा जाता है तो वो सुसज्जित बन जाता है। और अगर 2001 की जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है परंतु 25 लाख से कम होते हैं, 10 से 25 लाख के बीच में होता है, तो उसके वेतन का, कर्मचारी के वेतन का 10% काटा जाता है। तो वो जो 10% काट के निकलेगा वो क्या निकलेगा? असुसज्जित मकान का मूल्य। उसको सुसज्जित बनाने के लिए जो फर्नीचर दिया रहेगा क्वेश्चन में, जितने रुपए उसका लागत रहेगा उसका 10% जोड़ना है। एक चीज ध्यान देना है, अगर फर्नीचर का लागत दिया है तो 10% कट के जुड़ेगा उसके साथ, लेकिन फर्नीचर का किराया दे दिया तो पूरे राशि उठा के वहां पे जोड़ना है, कोई 10% नहीं काटना है। तब इस चीज को भी ध्यान में रखना है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करेंगे। लागत मूल्य दिया फर्नीचर का तो उसका 10% काटना है, लागत मूल्य नहीं है, किराया है, तो उसका पूरा राशि उठा के जोड़ना है उसको। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी जनसंख्या, ऐसे शहर में उसको घर दिया गया है जहां की जनसंख्या 15 लाख है, जो 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख से कम है, तो 10 से 25 लाख के बीचों बीच का है, तो इस केस में वेतन का 10% तक काटा जाएगा। अब वेतन का 10% काटेंगे। अब वेतन का मतलब क्या है? यहाँ पे वेतन का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, वर्किंग नोट का, मिटाना पड़ेगा इसको बाद में। ठीक है, वेतन से आशय। ठीक है, वेतन का मतलब क्या है? सबसे पहला मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस सभी करोग्य भत्ते, सभी करोग्य भत्ते, इन सारे चीजों को जोड़ के बनाया जाता है वेतन। अब यहाँ पे जो महंगाई भत्ता है ना, ये महंगाई भत्ता सेवा के अधीन होना चाहिए, और सेवा के अधीन होना चाहिए। इस चीज में भी ध्यान रखना पड़ेगा, सारे छोटी छोटी बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, वरना गड़बड़ तो होगा ही होगा। जो इनकम टैक्स में न्यू आए हैं, अभी इनकम टैक्स में एंट्री किए हैं, वो तो गलती करेंगे ही करेंगे, उसका एकदम निश्चित है, लेकिन फिर भी चीज को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। वेतन 1,44,000 पूरे 12 महीने का। ठीक है, यही से हम ले लेंगे, 1,44,000 हमारे पास वेतन है, प्लस महंगाई वेतन हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन में भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, नील है यहाँ पे महंगाई वेतन। महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता हमारे पास नहीं है, नहीं है। मनोरंजन भत्ता, महंगाई भत्ता भी नहीं है, नील है ये। बोनस हमारे पास है, ये बोनस है 6 महीने के वेतन के बराबर 72,000 रुपए का बोनस है, प्लस कमीशन, कमीशन भी है हमारे पास, अभी भी निकालिए 48,000 रुपए का कमीशन हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? सभी आरोग्य भत्ते, सभी आरोग्य भत्ते में एक मनोरंजन भत्ता है जिसका राशि कितना है? 6,000 रुपए का, 6,000। और कौन सा भत्ता? यात्रा भत्ता, ये तो कर मुक्त हो गया है। और दूसरा कोई भत्ता हमारे क्वेश्चन में ढूंढो, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी दे सकता है, वो नहीं है, और कोई भत्ता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में हाँ ये सुविधा है, भत्ता नहीं है, और सुविधा दिया भत्ता और नहीं दिया है। क्वेश्चन में ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से छानबीन कर लेना उसको, क्योंकि छोटा छोटा भत्ता एक आध बीच में घुसा दिया फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सारे भत्ते को इसमें, सारे आरोग्य भत्ते को इसमें शामिल किया जाता है। अगर एक आध भत्ता छूट गया ना गलती से, तो इसके अनुसार
माथा पटकोगे फिर भी नहीं आएगा उसका। अब इसको जोड़ो सबका, कितना आता है। इसमें 1,44,000 रुपए का है, उसके बाद 72,000, 48,000 और 6,000, 2,70,000 का आया है ये टोटल। 2,70,000 का हमारा वेतन निकला। ये हमारा वर्किंग नोट में जाएगा, ठीक है, इसको वर्किंग नोट में दर्शाना है। अब वेतन आया हमारा कितना, 2,70,000। तो 2,70,000 का हम लोग काटेंगे कितना परसेंट, 10%, 10/100, 0 0 0 0, कितना बच गया, 27,000 रुपए का। ये 27,000 रुपए यहाँ पे बच गया है। ये क्या है, असुसज्जित मकान का मूल्य है। ये असुसज्जित मकान का मूल्य, असुसज्जित मकान का मूल्य कितना निकला, 27,000। इसमें हम फर्नीचर का जोड़ देंगे 10%। फर्नीचर का 10%। फर्नीचर कितने का दिया है, फर्नीचर दिया है 10,000 रुपए की मूल्य का फर्नीचर, मतलब 10,000 रुपए की लागत का फर्नीचर। तो ये लागत मूल्य है, इसका 10% काट के हम यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे अगर लागत मूल्य ना बोल करके ये किराया बोल देता कि फर्नीचर का किराया है करके, तो पूरे राशि को उठा के हम लिख देते हैं। यहाँ पे लागत मूल्य दिया है तो 10% काट के लेना है। तो 10,000 रुपए का फर्नीचर का लागत है, 10% काट के लिखेंगे, 0 0 0 0 कट हो गया, बचेगा कितना, 1,000। 1,000 को मैं यहाँ पे इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 28,000 रुपए बन जाएगा। ये हो जाएगा अनुलाभ का मूल्य। अनुलाभ का मूल्य 28,000 हो जाएगा। कौन सा अनुलाभ, किराए से मुक्त मकान की मूल्य वाला, ठीक है, किराए से मुक्त सुसज्जित मकान का अनुलाभ जो सुविधा मिला था उसका मूल्य निकला कारोग्य राशि 28,000। उसी को कारोग्य वेतन में शामिल करना है। अब यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन आगे बढ़ाना है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वेतन से आशय को मुझे भी मिटाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट था, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मुझे मिटाना है, आगे बढ़ना है क्वेश्चन में। अभी हो गया है। अब हमारा किराए से मुक्त मकान का जो कारोग्य राशि है था, अनुलाभ का जो कारोग्य मूल्य राशि निकला था वो 28,000 रुपए था। तो हम यहां पे लिखेंगे किराए से मुक्त सुसज्जित मकान का मूल्य कितना हजार रुपए है, ये 28,000 रुपए है। कहां से आया, इस वर्किंग नोट से आया 28,000 रुपए, ठीक है, इसका फाइनल अमाउंट है ये। अब आगे क्या दिया है, आगे है भोजन की सुविधा। हर उसको 300 दिन के लिए भोजन की सुविधा दिया गया था। पर प्लेट 60 रुपए खर्चा आया उस भोजन को कराने के लिए। उसको मालिक ने रोज उसको भोजन दिया, और हर दिन जो हर एक प्लेट उसको भोजन दिया, हर प्लेट का लागत 60 रुपए था। लेकिन हमें पता है कि 50 रुपए तक हर प्लेट छूट रहता है। कैसे पता है, नोट से पता है, नियम से पता है। ये नोट्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे इनकम टैक्स, वरना बहुत ज्यादा गलती करोगे, बनेगा तो नहीं, आंसर किसी का तो नहीं आएगा, बहुत ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल करके लिखा डिस्क्रिप्शन में, साथ में लिंक भी दिया है उसका, इनकम टैक्स गुरुजी कुछ वहां पे लिखा भी है, तो उसको क्लिक करो, सीधा टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे, ज्वाइन करो, नोट्स मांगो वहां पे मिल जाएगा, नोट्स को पढ़ो और उड़ाओ इनकम टैक्स को। अब यह हो गया सुसज्जित मकान का मूल्य। अब हम देखेंगे भोजन की सुविधा का मूल्य। भोजन की सुविधा, भोजन की सुविधा इसको मिला है, तो भोजन की सुविधा में करेंगे क्या, दूसरा नोट्स है, भोजन की सुविधा, भोजन की सुविधा का मूल्यांकन। भोजन की सुविधा का मूल्यांकन में क्या हो जाएगा, उसको 60 रुपए की दर से 300 दिन खाना मिला है उसको, ठीक है। इसको बनाने का दो तरीके, दोनों तरीका बता रहा हूं। 60 रुपए एक एक प्लेट का लागत था, और 60 रुपए के हिसाब से 300 दिन खाना दिया उसको, तो कितना हो गया, 6 18,000 रुपए का लागत आ गया 300 दिन का। जबकि इसमें से छूट रहता है कितना, 50 रुपए छूट रहता है, 300 दिन के लिए पूरा छूट मिल जाएगा, 5 15,000 रुपए पूरा
छूट मिल जाएगा। अब दोनों को माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, करोगे राशि 3000 बन जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो क्या है, 60 रुपए पर प्लेट के पीछे खर्च आया है, मालिक उसको खाना खिलाया रोज हर प्लेट एक एक प्लेट, और हर एक प्लेट के पीछे 60 रुपए खर्च आया है, लेकिन हमें पता है कि पर प्लेट के पीछे जो भी खर्च आएगा उसमें से 50 रुपए तक छूट रहता है। तो 60 रुपए खर्चा आया पर प्लेट के पीछे, उसमें से 50 रुपए खर्चा होता है, बचेगा कितना, 10 रुपए। और कितना दिन के लिए उसको भोजन दिया मालिक, उसको 300 दिन, तो 300 से यहाँ पे गुना करेंगे तो आ जाएगा 3000 रुपए। अब आपको जो अच्छा लगे वो बनाओ, ये पूरा डिटेल्स है, दोनों ही डिटेल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट तरीका है ये, और ये अपना सेकंड तरीका है। जो अच्छा लगे दोनों में से, दोनों के दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगे जो समझ आए वही बनाओ। तो यहाँ पे हम भोजन की सुविधा में लिख दिए 3000 रुपए। आगे वो डिमांड करता है, उसकी डिमांड में हम ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। 6 नंबर में, उसका मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान, उसका मतलब कर्मचारी मिस्टर एक्स का खुद का अंशदान 2000 प्रति माह है, और इतने ही राशि का अंशदान उसका नियोक्ता करता है, मालिक भी 2000 प्रति माह करता है। मुझे वर्किंग नोट अभी मिटाना है, एक स्क्रीनशॉट मार लो, जो भी स्क्रीनशॉट मारना है जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मार लो, अभी मिटाना है, वर्किंग नोट बनाना है अभी अंशदान का। 2000 रुपए प्रति माह अंशदान कर रहा है, तो उसमें करोगे राशि कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अभी हमको चेक करना पड़ेगा उसको। ठीक है। अब खुद जो मिस्टर एक्स 2000 रुपए जमा कर रहा है अपने फंड में वेतन का पैसा बचा के, वो तो करोगे नहीं होगा, उसको ऊपर से छूट मिलेगा, किस चीज में, धारा 80C के अंतर्गत जाके छूट मिलेगा आगे चौथा यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन अभी मालिक जितना उसके फंड में जमा कर रहा है, क्या वो 12% से ज्यादा जमा कर रहा है कि कम जमा कर रहा है, कि बराबर जमा कर रहा है 12% के। अगर 12% के बराबर जमा कर रहा है या उससे कम जमा कर रहा है तो कर मुक्त हो जाएगा, और अगर 12% से आधा परसेंट या 1% भी ज्यादा कर रहे हैं तो उतना कर योग्य होगा। जितना ज्यादा करेंगे 12% से उतना कर योग्य आप पे होगा, तो हमें चेक करना है। तो उसने क्या किया, वेतन का 2000 रुपए पर मंथ जमा किया, ठीक है। नियोक्ता का अंशदान कितना है, हम यहां पे थोड़ा लिखते हैं इसके लिए। प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान की गणना, नियोक्ता के अंशदान की गणना प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। अब करना क्या है यहां पे, तो सबसे पहले कितना जमा किया, 2000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 12 दूनी 24,000 रुपए जमा किया, कौन, मालिक, उसके फंड में। वो भी किया अपने, मालिक भी किया, तो वो जो किया है उसका छूट मिलेगा 80C में जाके, लेकिन उसका मालिक जो किया वो अभी वेतन शीर्षक में करोगे होगा, और वो जो किया वो करोगे नहीं होगा वेतन शीर्षक में, वो 80C में आगे जाके कटौती मिलेगा उस चीज का और छूट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 24,000 रुपए अंशदान दिया उसका मालिक उसके फंड में, क्या ये 12% से ज्यादा कर रहा है कि 12% के बराबर की 12% से कम, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, वेतन का काटेंगे 12% और तुलना करेंगे कि ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है कि बराबर कर रहा है। तो वेतन का जो 12% काटेंगे हम लोग, तो वेतन का मतलब क्या है, यहां पे भी मसला है वेतन को लेके। तो वेतन बराबर क्या होगा, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, यह सेवा के अधीन होना चाहिए, ध्यान देना इसमें, सेवा के अधीन, प्लस परसेंट वाला कमीशन, ठीक है। मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार और परसेंट वाला कमीशन, ये 4 चीज इसमें जुड़ेगा, इसके अलावा कोई भत्ता वत्ता नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब किराए से मुक्त वाला निकाल रहे थे तब तो 10 तो भत्ता जोड़ रहा था, ये बोनस कमीशन, ये जितना मनोरंजन भत्ता फत्ता सब जोड़ रहा था उसमें, लेकिन इसमें नहीं जोड़ता, ये 4 चीज बस जुड़ता है हमेशा के लिए। मकान किराया भत्ता और प्रोविडेंट फंड की गणना जब हम करेंगे तो ये 4 ही चीज जुड़ेगा वर्किंग नोट में वेतन से आशय में।
लेकिन जब किराए से मुक्त मकान निकालेंगे तो ये तो जुड़ेगा साथ में, और भी जुड़ेगा, जितने सारे भत्ता वगैरह है एक्स्ट्रा चल देता है उसमें। और अब वेतन में मूल वेतन हमारा 1,44,000 है। महंगाई वेतन हमारे पास नहीं है, महंगाई भत्ता हमारे पास नहीं है, अभी तो नहीं है, कुछ नहीं है। और क्या है? परसेंट वाला कमीशन, परसेंट वाला कमीशन भी तो नहीं है हमारे पास, कहीं भी नहीं है। यहाँ पे वेतन है, बोनस नहीं आएगा, कोई भत्ता नहीं आएगा, भत्ता कमीशन कमीशन है लेकिन ये नॉर्मल वाला, लेकिन हमें तो चाहिए परसेंट वाला कमीशन। तो परसेंट वाला कमीशन तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उसको हम नहीं ले सकते उसको। महंगाई वेतन नहीं है, महंगाई भत्ता भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ वेतन का वेतन ही है, रहने दो, बाकी सब नील कर देता है इसको, सब नील है। तो बच गया कितना? 1,44,000 का 1,44,000 ही हमारा बच गया, ये हमारा वेतन है। इसका हम काटेंगे यहाँ पे 12%, ठीक है। अब काटते हैं यहाँ पे 1,44,000 का अगर हम 12% काटेंगे तो कितना आएगा? 12/100, 2 0 कट गया, डायरेक्ट काट देते हैं। 1,44,000 गुना 12% आया 17,280 रुपए का, 17,280 रुपए का, ठीक है। 17,280 रुपए का आया है, यानी कि अगर मालिक हमारे फंड में 12% की दर से अगर जमा करता तो उसका राशि कितना होता? 17,280 रुपए। लेकिन जरा कंपेयर करके देखो, क्या वो 17,200 से ज्यादा कर रहा है कि कम अंशदान कर रहा है? 12% से छूट मिलेगा, 17,280 के आसपास 17,280 रुपए हमको छूट मिलेगा, लेकिन वो जमा कितना किया है? 24,000, 2,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 17,280 से कई गुना ज्यादा वहां पे किया उसने जमा। इस कारण से ये 12% से ज्यादा जमा किया। 12% की दर से कितना होता है? 17,280, लेकिन जमा कितना किया? 24,000, मतलब ज्यादा कर रहा है। कितना ज्यादा कर रहा है? दोनों को माइनस कर दो, इसको यहां पे माइनस कर दो, वेतन का 12%, वेतन का 12%, 1,44,000 का हम 12% काटे हैं तो कितना आया है? 17,280। और इसकी तुलना में जरा इसकी तुलना करके देखो, ये ज्यादा ही जमा कर रहा है। यहाँ पे 12,280 है 12% की दर से वेतन का, लेकिन जमा किया 24,000, बहुत सारा ज्यादा किया। यहाँ पे कितना ज्यादा किया? माइनस करो, डिफरेंस देखो उसका, 6,720 रुपए का, 6,720 रुपए ये राशि ज्यादा जमा कर रहा है, 12% से ज्यादा एक्स्ट्रा जमा कर रहा है हमारे प्रोविडेंट फंड में। कौन? मालिक। तो इतना ही वेतन शीर्षक में करोगे होगा। यहां पे हमें लिखना है नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर कितना रुपए? 6,720 रुपए ये वेतन शीर्षक में करोगे होगा। और वो खुद जितना किया था वो धारा 80C में कटौती मिलेगा, यहाँ पे उसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे करोगे नहीं होगा, उसको छूट मिलेगा आगे जाके। अब प्रोविडेंट फंड में जमा पर उसको ब्याज मिला 9.5% की दर से मिला, और वो भी 12,000 रुपए। हमें पता है कि जो फंड में शेष रहता है, जो ब्याज मिलता है, वहां से 9.5% के हिसाब से कर मुक्त होता है, और 9.5% के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि प्रोविडेंट फंड में जमा पर ब्याज, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड में जमा पर ब्याज कितना मिला है? 9.5% की दर से, 9.5% की दर से प्रोविडेंट फंड में जो शेष जमा था उस पर ब्याज अभी मिल रहा है। तो क्या होगा? 9.5% से इतना तक तो कर मुक्त होता है, तो हम यहाँ पे नील लिख सकते हैं, यहाँ पे कर मुक्त भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इसको करोगे नहीं कर सकते, क्योंकि 9.5% तक कर मुक्त होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। आपको नहीं पता है, आप नोट्स देखो, नोट्स पढ़ो, आपको भी पता लग जाएगा ये, ठीक है। अब क्या दिया क्वेश्चन में? अब कुछ नहीं है, उसकी वेतन शीर्षक से आय की गणना कीजिए। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे पूरा। 1,44,000 रुपए का, 72,000 रुपए का, 6,000 का, अरे हाँ 48,000 का, और 28,000 का,
3000 का 6780 रुपये, नहीं 20 रुपये है, तो 3,07,720, 1,44,72,000, 6,000, अरे झमेला हो गया, 1,44,000 है, 72, 6, 48,000, 28,000, 3,000, 6,720 रुपये, 3,07,720 आया, उतना ही है, 3,07,720 रुपये, ये आया है हमारा शकल वेतन। शकल वेतन, शकल वेतन इतना आ गया है। अब क्वेश्चन में करोगे वेतन की गणना करने बोला है, हाँ वेतन से आय की गणना करने बोला है, तो यहां से हमें मानक कटौती घटाना पड़ेगा। मानक कटौती कितना घटेगा, यहां से 50,000 रुपए तक घटाना है, तो कितना बचेगा 50,000 घटाने के बाद, 5,57,720, ठीक है, 5,57,720, 5,57,720 रुपए आ रहा है, ये हमारा वेतन का करोग्य राशि है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करोग्य वेतन, ठीक है। ये हमारा मेन फ्रेश सॉल्यूशन इतना बनेगा, और वर्किंग नोट जो यहाँ पे मिटा दिया हो कुछ सारा, उसको वीडियो को पीछे करो और देखो, उसको पूरा लिख के रखो, प्रोसेस ऐसा बनेगा। कुछ इसमें समझ नहीं आ पूछो, ये वर्किंग नोट है, हर जगह वेतन का मतलब अलग अलग हो रहा है। किराए से मुक्त मकान बना रहा है तो वेतन का मतलब कुछ अलग हो रहा है, और प्रोविडेंट फंड वाला बना रहे हैं तो वेतन का मतलब कुछ और हो रहा है। सब जगह वेतन का मतलब अलग अलग होता है, वेतन से आशय अलग अलग होता है। नोट्स को पढ़ो अच्छे से, वरना कुछ समझ आने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत दिमाग खराब हो जाएगा बिना नोट्स के आओगे तो। अब ये हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो ये 16 नंबर कंप्लीट है। आगे हम जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे 17 नंबर क्वेश्चन के साथ मिस्टर राम गोपाल, ठीक है। मिस्टर राम गोपाल के साथ हम आपसे मिलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के साथ, और भी राम गोपाल के साथ मिलूंगा मैं, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।